नमस्कार, अनंत ज्ञान देख रहे और सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए धर्मशाला के एसडीएम संजीव कुमार भोट जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए, इनके जीवन के बारे में जो है वो हम आपके साथ आज बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि जितना हम जानते हैं, क्योंकि इनका जीवन जो है वो काफ़ी संघर्षों भरा रहा है और ज़मीनी स्तर से निकलकर जो है वो आज यहाँ पर ये एसडीएम पद पर जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। तो इनकी कहानी जो है वो इन्हीं की जुबानी जो है वो सुनने का प्रयास जो है वो हमारा रहेगा। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जीवन जो है वो काफ़ी संघर्षों भरा रहा है और बहुत ज़मीनी स्तर से उठकर जो है वो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह का ये सफ़र रहा और क्या इसमें चुनौतियाँ जो है वो आपको जो है वो इनका सामना करना पड़ा? सच कहूँ तो जब मैं लगभग 1 साल का था तब मेरे पिताजी की देहावसान हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मेरे अकेली माताजी ने मेरा पालन पोषण किया और मेरे घर में इतने खेती बाड़ी और उसका भी कोई साधन नहीं था कि जिसको हम बोलें कि प्रचुरता थी। और मेरा इलाका भी इतना ज़्यादा दुर्गम इलाका है कि हिमाचल प्रदेश के लगभग सबसे दुर्गम इलाकों में से हैं। तो उन दुर्गम इलाकों में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे टाइम पे हम टाट कुर्सियों पर बैठ कर के पढ़ाई करते थे। छठी में आकर के हमने अंग्रेज़ी का ABC सीखना शुरू किया, तब उससे पहले कोई हमने अंग्रेज़ी नहीं सीखा था। मैट्रिक करते करते एक और मुझे तकलीफ़ शुरू हुई कि अब +2 कहाँ से करें, क्योंकि मेरे गांव में मैट्रिक तक का ही स्कूल था। भगवान की कृपा से जो है मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर पर उसी साल जो है +2 का नया सत्र शुरू हुआ। फिर मैंने वहाँ जा कर के एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे मामा जी वहाँ रहते थे, तो उनके कृपा से जो है वहाँ मैं पढ़ सका। अदरवाइज़ मेरे मम्मी के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो मुझे कहीं काजा में क्वार्टर करके मेरी पढ़ाई लिखाई करें। फिर +2 करने के पश्चात एक और समस्या ये थी कि अब कॉलेज की पढ़ाई कैसे होंगी, क्योंकि मेरे मित्र लोग कॉलेज जाते थे। तो मेरी मन में भी थी कि मैं कॉलेज जाता तो कितना अच्छा होता, पर मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, मेरी माँ मेरे पे खर्च नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं एक दौर फिर चैलेंज का आया। मैं आपके माध्यम से हमारे गांव में तत्कालीन समय में जो टीचर कश्मीर सिंह जी थे हमीरपुर के जाहू गांव से, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे प्रतिभा को देख करके, क्योंकि मैं उन दिनों +2 के बाद गांव में बेरोज़गार घूम रहा था, क्योंकि आगे कॉलेज पढ़ नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ट्राइबल और SC ST और वुमेन्स को कोरिस्पोंडेंस में जो है आप केवल रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे फार्म ला के दिया, मैंने उस फार्म को भरा और HP यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच है उनके स्टूडेंट्स को इन्होंने फ़ोन करके मुझे भेजा और उन्होंने मेरी रजिस्ट्री करी। तो मैंने किताबों को मंगा करके हर साल जो है BA फर्स्ट का, सेकंड का, फाइनल का, इस प्रकार जो है मैंने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास किया। फिर एक दौर संघर्ष का था, बेरोज़गार तो था ही था। तो सन 1991 में एक गवर्नमेंट का एक स्कीम आया कि गांव में जिस बच्चे का नंबर मैट्रिक में अपने गांव में सबसे ऊपर हुआ उसको वॉलंटियर अध्यापक लगाया जाए। तो मेरी भी नियुक्ति बतौर वॉलंटियर अध्यापक हुई। तब 650 रुपये मिलते थे। तो लगभग 1.5 साल मैंने स्कूलों में पढ़ाया। उसके पश्चात फिर मेरा मन नहीं भरा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, 650 से मैं क्या करूँगा। फिर कुछ और वेंचर करने के चक्कर में जो है मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी और मैंने दिल्ली में एक हमारे सोसाइटी हैं हिमालयन बौद्ध संस्कृति संरक्षण सभा, उनके अध्यक्ष लामा छोसविल जोतपा जी के साथ मिलकर के मैंने NGO में थोड़ा सा काम किया। तो इस प्रकार काफ़ी साल इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दौर आया कि 96 में उससे पहले JVD की जो रेगुलर सिलेक्शन होती थी वो
रिटन एग्ज़ाम से नहीं होती थी। वो उस वक्त पहली दफ़ा 1996 में जेईई का रिटन एग्ज़ाम हुआ, तो मैं भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। चूँकि मैं तब ग्रेजुएट भी था, थोड़ा सा दिल्ली वगैरह शहर घूम के भी आया था, थोड़ा एक्सपोजर हुआ था। पढ़ने लिखने का शौक़ तो मेरे को शुरुआत से ही था। उस एसोसिएशन में रहने के कारण मुझे अखबार वगैरह पढ़ने आदि का काफ़ी शौक़ हो गया था। तो उस रिटन एग्ज़ाम के मैं सेलेक्ट हुआ। फिर मैंने 1.5 साल जो है डाइट जैसी जो इंस्टीट्यूशंस वो पहली दफ़ा हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ था प्रत्येक ज़िले में। तो डाइट रिकॉन्ग के मैं पहला विद्यार्थी, हमारे बैच पहले विद्यार्थी रहे हैं। तो वहाँ मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग करी। मीन द टाइम ये जो प्रशासनिक सेवा के जो ये नायब तहसीलदार का उन दिनों जो एलाइड सर्विसेज होता था, वो नायब तहसीलदार भी उसी में होता था। तो उसका मैंने परीक्षा दिया और फॉर्चुनेटली मैं उसमें निकल गया। तो इसके पश्चात जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप पहली बार जो है वो नायब तहसीलदार के पद पर जो है वो नियुक्त हुए थे। परिवार में उस समय किस तरह का माहौल था? किस तरह से जो है परिवार उस समय अपनी खुशी किस तरह से जो है वो आपको जाहिर कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यदि मैं परिवार की बात करूं तो मेरी एक माँ थी उस वक्त, और दूसरा जो मेरी धर्मपत्नी। हम लोग स्पीति घाटी में थोड़े दुर्गम क्षेत्र के भी, पिछड़े क्षेत्र भी हैं। तो मेरे माँ का ज़्यादा प्रेशर मुझे रहता था कि आप शादी शीघ्र कर लें। तो हमने भी बेरोज़गारी में भी शादी कर लिया था। तो मेरी जेबीटी की ट्रेनिंग भी फाइनेंस मेरे वाइफ ने किया। तो इस कारण जो है खुशी मनाने के लिए इमीडिएट वो 2 ही थे। ओबियसली जो मेरे दूसरे रिश्तेदार हैं, गांव के मामे हैं, मेरे जो जितने भी रिश्तेदार लोग हैं, वो ओबियसली बड़े खुश हुए, गांव वाले भी खुश हुए। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि धर्मशाला में भी आप कई पदों पर जो है सेवाएं दे चुके हैं। तो धर्मशाला की बात करें तो क्या चुनौती जो है वो आप देखते हैं, क्योंकि अभी आप जो है एसडीएम के तौर पर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। किस तरह की चुनौतियाँ जो है आप धर्मशाला के विकास में जो है वो इस वक्त देखते हैं? धर्मशाला में चुनौतियाँ भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी हैं। धर्मशाला में एज एन प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा चुनौती मैं ये देखता हूँ कि जिन कार्यों को मैं मौलिक रूप से अंजाम देना चाहता हूँ उन पर मैं समय दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ वीआईपीज़ का बहुत ज़्यादा आगमन होता है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा काफ़ी ये हाईलाइटेड रहता है। तो जिन मौलिक चीज़ों को हम जोर देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। जहाँ तक विकासात्मक कार्यों की बात है, धर्मशाला में जो टोपोग्राफी कुछ ऐसा है, बारिश के दिन हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, जो अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे अपर रीचेस वाले हैं वहाँ फ्रीक्वेंटली रोड्स ब्लॉक होते हैं, फिर नालों पे बाढ़ आते हैं, फिर प्रशासन का जो है जितना पैसा व्यय होता है पुनः फिर उसी 0 पॉइंट पे पहुंच जाता है। जैसे आपको पता अभी डल झील सूख रहे हैं। तो ये जो एक नेचुरल कैलेमिटी एक मेरे हिसाब से एक अलग किस्म का चैलेंज है। शेष धर्मशाला में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। हम बहुत ज़्यादा जितना लर्निंग मैं धर्मशाला में करता हूँ उतना मैं कहीं लर्न नहीं कर पाता हूँ। अब मैं धर्मशाला में तहसीलदार भी रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारे भू राजस्व के से संबंधित कानून से, हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग एक्ट्स हैं, विलेज कॉमन वेस्टिंग यूटिलाइजेशन एक्ट्स हैं, इस तरह बहुत सारे जो हमारे स्पेशल लोकल लॉज हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश के अन्य पार्ट्स में जाएंगे तो आपको जैसे लाहौल स्पीति हैं, आपको सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी तजर्बा वो नहीं होगा। HP टेनेंसी एंड लैंड फॉर्म्स एक्ट में आपको कोई तजर्बा नहीं होगा। लेकिन धर्मशाला फॉर्चुनेटली ऐसा जगह है जो धर्मशाला और इस विसिनिटी में रहता है उसको भू राजस्व के तमाम लोकल लॉज के थोड़ा सा ग्लिम्सेस और उसके थ्रू जाना होता है। तो वो एक विशेष किस्म का तजर्बा धर्मशाला का है। और सेकंड, धर्मशाला में जो क्रिकेट से लेकर हिज होलीनेस शो दलाई लामा जी हैं, उनकी वजह से एक डिफरेंट किस्म का अनुभव है। तीसरा जो धर्मशाला जो है मैं एक कंपोजिट कल्चर है। मैं अगर कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला बहुत बेस्ट कंपोजिट कल्चर का है। यहाँ आपको टिबेटन कम्युनिटीज़ के लोग मिलेंगे, आप यहाँ आपको अपने
थापों की कम्युनिटी मिलेंगे, लोकल गद्दीज मिलेंगे और अन्य जोगिंदर नगर से लेकर के इस साइड को, ऊना से लेकर इधर को, इवन पठानकोट से लेकर के जो भी मुलाजम या लोग धर्मशाला हैं वो यहाँ बस न गए, वैसे बड़ा कम एग्जाम्पल है। तो धर्मशाला की अपॉर्चुनिटी और अट्रैक्शन भी है। सर, इससे पहले आप बहुत ही अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा कबार में जो है वो सेवाएं दे चुके हैं। वहाँ पर किस तरह का जो है वो आप देखते हैं, किस तरह की चुनौतियाँ जो है वहाँ पर आपके लिए रही हैं? डोडा कबार जब मैं गया था तो मुझे बहुत पैदल भी चलना पड़ा, खच्चर करके भी जाना पड़ा। मौसम बहुत विपरीत था, सर्दियों का मौसम था, बर्फबारी थी। डोडा कबार एक बहुत अति सुंदर जगह है और भरपूर अपॉर्चुनिटी वाला है अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ रहें। मसलन कि वहाँ विंटर स्पोर्ट्स की बड़ी चांसेस हैं अगर हम उसको करें, टूरिज़्म को डेवलप करने का है। पर जो है सबसे बड़ी समस्या वहाँ बेसिक जो प्रशासनिक ढांचा जो है वहाँ वैसा मजबूत नहीं हुआ है। यद्यपि वहाँ सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, पर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन 1989 के करीब लागू हुआ है, पर उस ढंग से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हम लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, पांगी बरमौर में देखते हैं, उस तर्ज पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सरकार के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास अभी कोई सरकारी रेजिडेंस नहीं, एक पुराने रेस्ट हाउस में रहते हैं। जो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं उनके पास कोई सरकारी क्वार्टर्स नहीं है, जो पुराने क्वार्टर्स हैं वो बैठने योग्य नहीं है। और लोगों की प्रवृत्ति ऐसे कि वो केवल अपने लिए मकान बनाते हैं, किराए नहीं देते हैं। अदरवाइज़ जो है सर्दियों को चांशल बंद हो जाता है और जब बीमार हो जाते हैं या कुछ तकलीफ़ हो जाए तो हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ दिन के लिए वहाँ डोडा कबार था तो वहाँ एक बुज़ुर्ग जिनको जो बहुत पेशेंट था, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई और मुझे रात को फ़ोन आने लगा कि उनको जल्दी से नहीं उठाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आनन फानन हमने सरकार से कांटेक्ट करके, लोकल लीडरशिप से बातचीत करके हेलीकॉप्टर मंगवाया और उनसे हमने लिफ्ट करवाया। तो ये चैलेंज सर्दियों को है ही है, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा चैलेंज है। अदरवाइज़ डोडा कबार बढ़िया स्टेशन है। सर, जैसा कि हम स्वयं भी देखते हैं कि आप एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के जैसे जो है वो जीवन जीते हैं। तो अगर आपके पास अपनी समस्या लेकर कोई व्यक्ति आता है तो किस तरह से आपका प्रयास रहता है कि उसकी समस्या को जो है वो मैं हल कर सकूं और उसको जो है उस समस्या से निजात दे सकूं? आपने ठीक कहा। जब भी लोग मेरे पास आते हैं मैं एक ह्यूमन सिंपैथी और एम्पैथी से काम करता हूं कि इसकी कोई समस्या है। ये हम सबको मालूम है कि जो भी व्यक्ति आता है उनके हम सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी समस्या को सुन सकते हैं। उस पर अगर हमारे पास समाधान है तो मैं तुरंत ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं है तो इनकी समस्या का कहाँ से समाधान है उसको समझ करके मैं मार्गदर्शन ज़रूर करता हूँ। क्योंकि मेरे पास अनपढ़ गवार लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं या कोई पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो उनको जो अपने समस्या को लोकेट करने का आइडिया नहीं होता कि इस समस्या का कहाँ समाधान है। तो ज़्यादातर तो मैं तहसीलदार रहा हूँ तो मुझे भूमि संबंधी कानूनों का थोड़ा सा जानकारी रहता है। तो बहुत सारे लोग, जब मैं डीआरओ था तब भी आते हैं कि कंप्लेंट्स लेके, जिन चीज़ों का समाधान कोर्ट केसेस के थ्रू होना है, चाहे वो तहसीलदार के कोर्ट में हो, एसडीएम के कोर्ट में हो या डीसी के कोर्ट में हो या सिविल न्यायालय में, उन चीज़ों को भी लोग कंप्लेंट्स के थ्रू सॉल्व करने के जो प्रयास करते हैं उसमें उनका जो समय ज़ाया होता है और अंत में निकलता कुछ नहीं है, क्योंकि उसका समाधान ही कोर्ट प्रोसेस में ही लिखा के द्वारा ही संभव होता है। तो मैं जो भी आता हूँ मैं उनको सेटिस्फाइड करके भेजता हूँ कि आपका ये समस्या है तो आप इस ढंग से इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, इस तरह कंप्लेंट से आपकी नहीं समाधान होगी। राजस्व विभाग में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स लोगों को अपने ज़मीन के बारे में लेकर तो होती है, लेकिन ये सारे टिपिकल क्वासी जुडिशल नेचर है। उसका समाधान क्वासी जुडिशल नेचर से निकले तो उसका समाधान कोई भी, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीसी हो, उनको निर्णय तो देना पड़ता है। लेकिन जो लोग जो है इजी वे के लिए
उन टाइप की चीज़ों का समाधान जो कंप्लेंट्स के थ्रू लिख करके उस पटवारी ने ऐसे कर दिया, उस तहसीलदार ने ऐसे कर दिया करके चारों तरफ घूमते हैं। कंप्लेंटों पे इंक्वायरियाँ होती, इंक्वायरियाँ क्योंकि कंप्लेंट्स एक अलग सा प्रोसेस है, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मेरा ये प्रयास अभी भी है, पहले भी रहता है कि किसी भी समस्या का अगर पर्टिकुलर समाधान है तो उसी रास्ते को अपना करके आप समाधान प्राप्त करें, ना कि जो अन्य रास्तों पे घूमते रहें। तो इससे भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप फ़िज़ूल के 2-4 साल यहाँ जो बर्बाद करते हैं, उतने में जो है आप कोर्ट प्रोसेस में आपको समाधान आ जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ धर्मशाला एसडीएम संजीव कुमार भोट जी इस वक्त जुड़े हुए थे, जिनकी कहानी जो है वो काफ़ी प्रेरणादायक है और ज़रूर आपको इस कहानी के माध्यम से जो है वो ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि संघर्षों से लड़कर अपने लिए एक बेहतरीन मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन संघर्षों से लड़कर जो है वो हमारे लिए स्वयं के लिए एक अच्छा रास्ता खोजना जो है वो बहुत ही कठिन है और हमेशा इसके लिए प्रयास जो है वो हमें करते रहना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।